स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में समाजवाद सोशलिज्म के विषय में डिस्कस करेंगे कि समाजवाद है क्या। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में जो हमारा संविधान है, संविधान के अंतर्गत जो मुख्य वर्ड हैं उनके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। जिससे पूर्व हमने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, समता, समानता पर अध्ययन किया। आज हम उसी क्रम में समाजवाद या सोशलिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी एक तरीके से कहा जाए हमारे संविधान का ही एक भाग है। हमारी जो व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक है। हमारी जो हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा भारत लोकतांत्रिक देश है। इसमें सबसे बड़ी बात है समाजवाद। इसमें समाजवाद का जो प्रयास किया गया है कि समाजवाद आए को, इसका मैंने जो कोटेशन जो लिखी है, जो एक लोक नायक थे जिन्हें लोक नायक नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन है? श्री जयप्रकाश नारायण। उनकी कोटेशन को लेकर मैंने समाजवाद को व्याख्या करने की कोशिश की है। पहले हम इनका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं, फिर इस कोटेशन का अर्थ जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सोशलिज्म जो है लेटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? सोशियस शब्द का मतलब समाज। और इस प्रकार हम कह सकते हैं समाजवाद का संबंध समाज में हो रहे परिवर्तन से है। कहीं ना कहीं समाजवाद में एक और बात बता दूं, फिर बात करेंगे सोशलिज्म की। समाजवाद शब्द की जो उत्पत्ति करी गई थी 1835 में रॉबर्ट ओवन ने की थी। समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। मैं कहूं ये जो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? ये जो शब्द है समाजवाद, या फिर कहा जाए समाजवाद जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं किससे प्रेरित है? मार्क्सवाद से। मार्क्सवाद रूस में एक तरीके से व्यवस्था है, रूस की क्रांति है। कार्ल मार्क्स, उनने मार्क्सवाद की स्थापना की और उन्होंने मार्क्सवाद को समझाया, उसका ही से प्रेरित है। उसमें और इसमें थोड़ी भिन्नताएं जरूर हैं, परंतु ये दोनों एक चीज का विरोध करती हैं, पूंजीवाद का। किसका विरोध करती हैं? पूंजीवाद का। ये वर्ड जो है पूंजीवाद, इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा इससे रिलेट करके इसे समझाने की कोशिश करूंगा। पूंजीवाद में देश की जो व्यवस्था है या देश की जो शक्तियां हैं कुछ चंद लोगों के हाथ में आ जाती हैं, और वो लोग अपने हिसाब से पूरे समाज को, पूरे हमारे देश की जो लोग रहते हैं उन्हें चलाने का काम करते हैं। ये एक तरीके से मेरी समझ से, मैं अपना पर्सनल व्यू मान रहा हूँ कि ये दमनात्मक है। कहीं कहीं जैसे चीन में पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें क्या करते हैं, सरकार के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। सरकार जैसा चाहेगी उसी तरीके से करते हैं। वहां पर अगर हम सरकार के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं तो आपको फांसी या मतलब जेल में डाल दिया जाएगा। और सत्ता जो है कुछ चंद लोगों के हाथ में है, वहां पर आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। और समाजवाद इसका विरोधी है। कह सकते हैं कि जैसे पूंजीवादी की अवधारणा क्या है, ये कुछ व्यक्तियों द्वारा पूंजी की जमाखोरी के विरुद्ध है। भाई जो पूंजीवादी व्यवस्था क्या है उसके विरुद्ध है। भाई कुछ लोग क्या हो जाते हैं, इसमें जमाखोरी कर लेते हैं और समाज में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, और कहा जाए तो समाज दुखी रहने लगता है। परंतु समाजवादी व्यवस्था क्या कहती है? ये कहती है कि इसमें जो लोग हैं यहाँ के, जो चाहे वो मजदूर वर्ग हो चाहे वो किसान वर्ग हो, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो दशा है, उन पर सुधार पर बल दिया जाए। समाजवाद क्या कहता है? हर एक मतलब समाज के जो निम्न पायदान पर व्यक्ति है, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो किसान हो, वो उसके ही दशाओं में भी सुधार किया जाए, तो वो क्या है? समाजवाद है। ठीक।
और भी हम कह सकते हैं कि जो समाजवाद है वो किस पर बल देता है, वो ये कहता है, समाजवाद इस बात पर बल देता है, जैसे शिक्षा है, शिक्षा पर अमीर व्यक्तियों का भी हक ना हो। शिक्षा जो है सभी, अमीर हो या गरीब हो या किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो या किसी भी वर्ग का हो, उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाए और सभी प्रतिभावान बच्चों को अवसर, सभी बच्चों को अवसर प्रदान किए जाएं और जो जिसके पास प्रतिभा है, जिसके पास योग्यता है, उसको मतलब आगे बढ़ाया जाए, उस हिसाब से कार्य करता है। क्लियर। इसमें मैंने जो कोटेशन ली है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इस पूरी कोटेशन में एक बात, अपनी जो समाजवाद को समझाने का इन्होंने सबसे बेहतरीन प्रयास किया गया है। ये कहते हैं, लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण कहते हैं, यह एक ऐसा वर्गहीन समाज है। समाजवाद क्या है? एक वर्गहीन समाज है, इसमें वर्ग नहीं है, जिसमें सभी श्रमिक रहते हैं। मतलब चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो सब श्रमिक हैं। कोई बड़ा श्रमिक है तो कोई छोटा श्रमिक है, सभी श्रमिक हैं, वो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। यह एक ऐसा समाज है, ये कैसा एक समाज है? यह एक ऐसा समाज है जिसमें निजी संपत्तियां के उद्देश्यों में मानवीय श्रम का शोषण नहीं किया जाता, जिसमें समस्त संपत्तियां, भाई जो जिसमें समस्त संपत्तियां वास्तव में राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है। इसमें ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है, मान लीजिए ए बी सी, ए के पास कोई घर है, सी के पास कोई गाड़ी है, ये या डी के पास कुछ है, तो इनके पास जो व्यक्ति हैं, इनके पास कोई भी संपत्ति है, निजी संपत्ति, वो सब देश की संपत्ति मानी है, जिसमें ना तो अनुपार्जित आय हो और ना ही आय की अधिक असामान्यता हो। इसमें ये नहीं है कि जो वेरिएशन है, कोई राजा भोज है तो कोई गंगू तेली है, यानी कि कोई इतना बड़ा है कि उसे देखने में भी उसे वो होती है। जैसे हमारे देश में जो वर्ग असमानताएं वो बढ़ रही हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी, और एक नीचे पायदान पर एक व्यक्ति को एक दिन का खाना भी नहीं मिलता है, और एक व्यक्ति को इतना कुछ है कि कुछ कहने की नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि मतलब आय की अधिक असामान्यता ना हो, मतलब एक जिसमें जितनी योग्यता है, मान लो किसी में ज्यादा योग्यता है तो उसको मतलब वो अमीर हो, उसके पास पैसे हो, उसके पास संसाधन हो, मगर इतना भी ना हो पाए कि जो नीचे वाला वर्ग है वो बिल्कुल चींटी के समान हो जाए। मतलब वेरिएशन हो, मतलब असमानता हो। अगर समाजवाद है, क्योंकि वो सबको अवसर प्रदान कर रहा है, जो योग्य होगा वो आगे जरूर जाएगा, मगर इतनी असमानता ना हो कि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा जैसा हो। तो ये इस बात को दर्शाने को है, जिसमें मानवीय जीवन एवं उन्नति नियोजित होती है और जिसमें सब लोग अन्य सब लोगों के लिए जीवित रहते हैं, जिसमें सब लोग अन्य सब लोगों के लिए जीवित रहते हैं। कहने का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है मेरे समझ से, सब लोग अन्य सब लोगों के लिए जीवित रहते हैं। मान लीजिए जैसे अभी एक लॉकडाउन आया, वैसे हमारे देश में समाजवादी व्यवस्था एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से लागू है कि भाई सब लोग हैं, हम सब लोग हैं, वो सब लोग अन्य सब लोगों के लिए दे देते हैं। जिनके पास पैसा था उन्होंने दूसरों को हेल्प करी, उन्हें खाने की व्यवस्था करी, तो क्या करा, कोई वो भूखे नहीं मरने दिया। बहुत सारे लोगों ने बढ़ करके हिस्सा दिया इसमें। मतलब चाहे बहुत सारे लोग फेमस भी हुए, जैसे सोनू सूद वगैरह फेमस हुए, उन्होंने एक दूसरे की सहायता करी। सब लोग क्या थे, अन्य सब लोगों के लिए जीवित रहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म। ठीक। समाजवाद की विशेषताएं। समाजवाद की विशेषताओं की बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है, संपत्ति के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। जो मैंने अभी बात बताई थी कि चाहे ए के पास कुछ है
या बी के पास कुछ है, वो सब किसकी है? राष्ट्र की संपत्ति है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते भाई, किसी का इसमें निजी स्वार्थ नहीं है। ठीक, कह सकते हैं हम कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन। सही है, सीधे सीधे कह सकते हैं। कोई कहे कि किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बंगला है, उसे हम हानि नहीं पहुंचा सकते। ये नहीं है कि ये सभी देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, सभी पे उसका सामूहिक वो है स्वामित्व। आर्थिक नियोजन, भाई समाजवाद क्या कहता है? ये नई बात है जो हमारे जैन प्रकाश नारायण जी ने बोली है, उसमें थोड़ी सी इसमें और ज्यादा जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब कहीं उन्होंने है, मगर उसे समझाने के लिए सब लोग, अन्य सब लोगों के लिए। कहने का मतलब क्या है कि मान लो, और ये असमानता वाली बातें यहीं से जुड़ती है कि हमारी जो व्यवस्था है केंद्रीय नियोजन, ये जो केंद्र सरकार है, बिना समाजवादी अर्थव्यवस्था का कल्पना संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सरकार को या समाजवादी व्यवस्था है तो इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए कि सबको आखिरी पायदान तक सरकार का लाभ पहुंचे। यानी कि मान लीजिए समाज में वर्ग बने हुए हैं, समाज में क्या है? वर्ग हैं। तो कोई इतना ऊंचा ना हो और कोई इतना नीचा ना हो। तो जो वर्ग अच्छे हैं, मतलब जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है, और किसी के पास बिल्कुल इतनी है और किसी के पास बिल्कुल ना के बराबर है, तो सरकार को इस तरीके से आर्थिक प्लानिंग करनी चाहिए, इकोनॉमिक प्लान, कि इसे ज्यादा लाभ मिले, इसे इससे ज्यादा मिले, इसे बहुत कम लाभ मिले, जिससे ये वर्ग ही जो समाज का वर्ग है वो उसमें कम, मतलब जो असमानता है वो कम हो। इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। नंबर थर्ड हो जाती है प्रतियोगिता की समाप्ति। एवोल्यूशन ऑफ कंपटीशन। समाजवाद में प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग ले लिया जाता है। मतलब ये है कि प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। प्रतियोगिता बड़े व्यापारियों द्वारा छोटे व्यापारियों को, मजदूरों का शोषण करती है। भाई क्या होता है, प्रतियोगिता क्या करती है? मान लो एक बड़ा व्यापारी है और एक, ये मान लो बड़ा व्यापारी है और एक ये छोटा व्यापारी है, तो ये कहता है कि प्रतियोगिता को खत्म कर दो, और ये बड़ा है ऑलरेडी, तो इसे सहयोग करे कि इसे बढ़ाने का कोशिश करे कि ये व्यापार छोटा है तो ये भी सही हो जाए, सहयोग की भावना रहती है। केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल अथॉरिटी। समाजवादी व्यवस्था में अर्थशास्त्र को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए एक केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए, जैसा हमारे देश में चलती है केंद्र सरकार जो कल्याण की योजना लाती है। ठीक, नंबर 5 हमारा हो जाएगा कल्याणकारी राज्य। माने हम क्या करना है, सबको जो हमारी जो योजना है वो सभी राज्यों के लिए कल्याणकारी हो, जो कार्य हो वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सबको कल्याण करने वाले स्टेट वाले कार्य हो। नंबर 6 मानवीय आदर्शों का महत्व। मतलब हम जो मानव के जो आदर्श हैं, जो मोरल ड्यूटीज हैं, हम उन पर ज्यादा ध्यान है। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन आइडियाज। कहने का मतलब है हमारे देश में जो मानव आदर्श हैं, मानव आदर्श क्या है? दूसरों की सहायता करना, स्वयं से सेवा महान, इस तरीके के जो आदर्श हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। और एक 7 हम बता दे रहे हैं, पूर्ण रोजगार, सबको रोजगार हो, चाहे वो मतलब उसे पैसे कम मिले मगर सबको रोजगार हो। ठीक, 8 हम कह सकते हैं शोषण
का अंत। भाई हमें क्या करना चाहिए, एंड ऑफ एक्सप्लोनेशन। मतलब जैसे हमारे यहाँ कोई संस्था है और उस पर हम काम कर रहे हैं, मान लो हम कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री पर 8 घंटे की मजदूरी होती है, 8 घंटे की मजदूरी होती है, और हम उस 8 घंटे की जगह फैक्ट्री हमसे कितने घंटे ले रही है, 12 घंटे की। तो इस तरीके का हमारे मतलब समाज में शोषण ना हो। थैंक यू वेरी मच।